नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। ठीक है, पार्ट 1 होने वाला है। ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको नीट, एचपीपीएसटी, एचपीटीएसटी, एचपीटेट में जो आपको जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज इसको जो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने जो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो आपको वहां पे हर एक अपडेट, हर एक जाओ क्वेश्चन पेपर, हर एक जाओ नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, और मैंने लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जाओ हर एक संभव मदद जो होती है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, स्टोर सेक्शन में वहां पे आपको जाओ एचपी जीके और इंडिया जीके के जो नोट्स आपको वहां पे जो मिल जाएंगे, तो आप उसको जाओ डाउनलोड करके जाओ पढ़ सकते हैं अच्छे से। और एचपीएसएससी एग्जाम्स में जो आपको काफी जो लाभदायक होने वाले हैं ये क्वेश्चंस भी और ये नोट्स भी। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी के द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी गई है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो लाइफ एक यूनिक और आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का ये मॉलिक्यूल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। लाइफ इज द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा हम यहाँ पे जो लिविंग के बारे में बात करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और कॉन्शियस होते हैं एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्ड में, और आपके जो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एंड आफ्टर डेथ होती है उनकी। तो ये सब क्या होती है, प्रॉपर्टीज किसके पास होती है, वो लिविंग के पास होती है। तो जिनके पास ये प्रॉपर्टीज है तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो सिंपल सी बात है। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो इंक्रीज इन मास ऑफ सेल, इंक्रीज इन मास ऑफ सेल इज टर्म्ड एज ग्रोथ, और नंबर ऑफ सेल्स इज टर्म्ड एज ग्रोथ। और देखो ग्रोथ जनरली कैसे होती है, वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। प्लांट्स के अंदर लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। कैसे होती है, लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। वेयर एज एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो वहां पे जाओ एक सर्टेन एज तक जाओ ग्रोथ होती है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली प्लांट सेल शो सेल डिवीजन लाइफ टाइम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्या है ये, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ओनली एनिमल सेल शो सेल डिवीजन लाइफ टाइम। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि वो एक सर्टेन एज तक जो आपका ग्रोथ शो करती है। तीसरा आप देखिए कि लिविंग बीइंग एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लिविंग बीइंग के क्या प्रॉपर्टी है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और देखो ऑल लिविंग बीइंग्स आर सेल्फ कॉन्शियस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो गलत है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, वो आपके ओनली ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस है। लिविंग बीइंग्स होते हैं आपके कॉन्शियस, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस जो नहीं होते हैं। वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड जो जरूर करते हैं, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस जो नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये डी स्टेटमेंट गलत है और बी जो स्टेटमेंट गलत है। ओनली ए एंड जो सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के पास और एनिमल्स के पास या लिविंग के पास हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब इंजरी होगी तो वो वापस जो हील हो जाएगा। तो यानी कि एवरी इंडिविजुअल हैज एबिलिटी टू रिपेयर देयर इंजरीज। ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो कौन रिस्पॉन्ड करता है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स नहीं, सम ऑर्गेनिजम्स नहीं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सम लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑल ऑर्गेनिजम्स आएंगे रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी बॉडी जो सेल से बनी होती है। कैसी होती है, वो सेलुलर होती है। जनरली आपको याद रखना वो यूनिसेलुलर भी होती है और आपका मल्टी सेलुलर भी होती है।
ठीक है, मल्टी सेलुलर भी जो है होती है, यहाँ पे याद रखना है। तो अमीबा आपका यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर में आपको याद रखना है ह्यूमन बॉडी इज अ मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे देखो लिविंग बीइंग्स आर ओनली यूनिसेलुलर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। all chemical properties occur inside the body of living organism। जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, बॉडी के इनसाइड होती है। तो उसको क्या बोलते हैं आप? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे ए एंड डी जो है स्टेटमेंट यहाँ पे जो सही है बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैंने बताया कि जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज है वो सारे के सारे जो लिविंग बीइंग के जो अंदर होती है, इनसाइड बॉडी होती है। अब देखो यहाँ पे एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मैं आपका कि एनाबॉलिज्म में हमेशा याद रखो कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में आपका जो डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। याद रखेंगे कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल रेस्पिरेशन है। क्या है? रेस्पिरेशन है। और एनाबॉलिज्म का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, यहां से पूछा गया था एचपीटेट में क्वेश्चन, आपका 100% यहां से क्वेश्चन आता है, इसमें से आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ए एंड डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। ये आपको जो है मार्क कर लेना है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट पेयर। यहाँ पे चूज करना है वो करेक्ट पेयर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे स्टीराइल वर्कर बीज, स्टीराइल वर्कर बीज, और जो म्यूल होती है, और एक और याद रखना है आपको जो शीमेल होते हैं, ठीक है, थर्ड जेंडर जो होता है वो आपके जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे याद रखो रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को जो रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए बडिंग किसके अंदर देखने को मिलती है? वो जनरली आपका हाइड्रा और ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है। रीजनरेशन आपको जो प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलती है, प्लेटफॉर्म्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और देखो फ्रेगमेंटेशन आपको जो कुछ फंगस में, कुछ आपकी जो फिलामेंटस एल्गी होती है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, फिलामेंटस एल्गी के अंदर। और जो प्रोटोनीमा होता है मोसिस का, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, उसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। तो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, और फ्रेगमेंटेशन आपके फंगाई में, और फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस में। याद रखना है रिप्रोडक्शन आपकी जो जनरली दो टाइप की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को यहाँ पे मिलती है, वो प्रोपेगेशन है एक तरह से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहले तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, तो बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइफ, और डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है आपका? वैरायटी। तो देखो जहां पे वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिलेगी उसको क्या बोलेंगे आप? बायोडाइवर्सिटी जो बोलते हैं। तो होल वर्ल्ड इज अ बायोडाइवर्सिटी, होल वर्ल्ड इज अ बायोडाइवर्सिटी, पूरा वर्ल्ड क्या है आपका? बायोडाइवर्सिटी ही है वो। और देखो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी कहां पर है? सब कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसके पास लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी है? लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, याद रखेंगे, वो है आपका साउथ अमेरिका। कौन सा है? साउथ अमेरिका, ये आपको याद रखना है। अब देखिए लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट किस कंट्री में है वो याद रखना है ब्राजील में है, क्योंकि वहां पे अमेजन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो वहां पे घने जंगल काफी देखने को मिलता है, तो वहां पे बहुत सारी लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ जो स्पीशीज देखने को मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ये आपको याद रखना है। तो कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा जाओ कहां पे जाओ, कौन सा सबसे बड़ा जाओ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाला कॉन्टिनेंट है वो आपका साउथ अमेरिका है। और सबसे मैक्सिमम जाओ बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री कौन सी? वो ब्राजील ही है, वो भी आपका साउथ अमेरिका का ही पार्ट रहती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो डब्ल्यूजी रोजन द्वारा जो दी गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए लीनियर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए लीनियर्स के बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जो बातचीत करता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के उनको स्टडी करता है, और उनको ये किस में लिखता है?
आपका लिखता है वो फिलोसोफिया बॉटनिका में। किसमें लिखते हैं वो? फिलोसोफिया बॉटनिका में जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स को जो ये आपके लिखते हैं। ठीक है, याद रखना है कैरोलस लिनियस। अब देखिए दूसरा याद रखना है आपको, इनकी बुक आई थी स्पीशीज प्लांटरम, स्पीशीज प्लांटरम। इसमें ये प्लांट्स की स्पीशीज के बारे में जो लिखते हैं, प्लांट्स की स्पीशीज के बारे में जो लिखते हैं। दूसरा याद रखना है, इनकी बुक आई थी एक सिस्टमा नेचुरा, उसमें ये कंप्लीट जो एनिमल्स की स्पीशीज के बारे में जो लिखते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप, यहां से आपको पूछा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कौन है आपके? ये लिनियस ही है। सिस्टमैटिक्स जो टर्म थी, जो सिस्टमैटिक्स जो टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई? लिनियस के द्वारा जो दी गई। इसको भी आपने याद रखना है। सिस्टमैटिक्स जो टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो लिनियस के द्वारा दी गई थी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? वो भी लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कौन हो गया? लिनियस ही हो गए। याद रखना है। तो इनकी 3 बुक्स याद रखनी है, फिलोसोफिया बॉटनिका, स्पीशीज प्लांटरम और सिस्टमा नेचुरा। ये तीनों बुक्स आपकी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो पहली बार प्रपोज करने वाला कौन था? कैस्पर बोहिन। और इनकी बुक आई थी पिनेक्स, जिसमें ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो प्रपोज जो करते हैं। याद रखना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को पहले जो सबसे पहले प्रपोज कौन करता है? कैस्पर बोहिन इन हिज बुक पिनेक्स। याद रखना है। अब सिम्पसन के बारे में याद रखना है कि 1961 में, ठीक है, टर्म सिस्टमैटिक्स टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन को इंटरचेंज करने वाला जज सिम्पसन ही था। ठीक है, टेक्निकली 3 वर्ड्स को आप जज डिस्क्राइब करने वाला जज सिम्पसन ही जो आपका था। अब देखिए टेक्सोनोमी जो टर्म थी, वो कॉइंड किसके द्वारा की गई थी? वो आपकी एपी डी कैंडोले द्वारा जो की गई थी। ये आपको याद रखना है। एपी डी कैंडोले कॉइंड द टर्म टेक्सोनोमी। यहां से आपको क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टेक्सोनोमी में असल में है क्या कि यहां पे हम जो स्टडी करते हैं प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल्स को। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक्स का मतलब यह है कि यहां पे हम जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में जो स्टडी करेंगे कि कैरेक्टर्स उनके जो किस तरह से जो डिफरेंशिएट करते हैं इवोल्यूशनरी जो बेसिस पर, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो सिंपल याद रखें, टैक्सोनोमिक टर्म जो कॉइंड बाय एपी डी कैंडोले, या आपको याद रखना। सिस्टमैटिक्स टर्म कॉइंड बाय लिनियस, इसको आपने याद रखना है। WG रोजनेट जो बायोडाइवर्सिटी टर्म जो कॉइन की थी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, डॉग्स इज ऑल्सो डॉग्स क्या है? वो आपके टेक्सा है। क्या है? टेक्सा। ये प्लूरल फॉर्म है आपकी टेक्सोन की। ठीक है, टेक्सोन इज सिंगुलर एंड टेक्सा इज प्लूरल। पिछली बार क्वेश्चन आया था आपका इसी तरह से, मेज इज ऑल्सो अ टेक्सा और टेक्सोन। ठीक है, आपको पूछा गया मैमल्स, राइस, बीट, प्लांट्स, एनिमल्स इज ऑल्सो अ टेक्सा और टेक्सोन। ठीक है, मैमल्स, राइस, बीट, कैट्स, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब क्या है? आपके टेक्सोन है। तो डॉग्स क्या है आपके? वो भी टेक्सा है या टेक्सोन है। इसको आपने याद रखना है। अब सिंपल सी बात यहां पे याद रखेंगे डॉग्स के बारे में। तो देखो, कैनिस फैमिलीज, इसका जो आपका साइंटिफिक नेम रहता है। कैनिस क्या है? वो आपका जीनस है। स्पीशीज क्या है? फैमिलीज है। ये आपको याद रखना है। अब देखो, फैलिडी है इसका फैमिली। क्या है? फैलिडी इसकी फैमिली है। और ऑर्डर है इसका, याद रखेंगे, कार्निवोरा इसका जो ऑर्डर है। उसी तरह से आपको याद रखना है क्लास क्या है इसकी? मैमलिया क्लास आ गई। क्या आ गई इसकी क्लास? क्या? मैमलिया क्लास आ गई। उसी तरह से आपको याद रखना है फाइलम क्या है और डिवीजन क्या है। तो फाइलम होता है आपका एनिमल्स के केस में, तो हम फाइलम देखेंगे। तो फाइलम इसका जो कोर्डेटा है। क्या है? कोर्डेटा है। और किंगडम क्या है इसका? एनिमलिया है। क्या है आपका? एनिमलिया है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डॉग्स इज अ टेक्सा और टेक्सोन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ
प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। सिंपल सी बात है, आप ब्रांच बताइए बायोलॉजी की जो आपका डील करती है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम उसको क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टेक्सोनोमी, जिसमें हम जो पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नोमेनक्लेचर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी के अंदर जाओ डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। टेक्सोनोमिक एड्स में आपको याद रखना है कि कैसे हम किन टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं या स्पीशीज को बचा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेक्सोनोमिक एड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बॉटनिकल गार्डन्स बना देंगे, म्यूजियम्स बना देंगे, जूलॉजिकल पार्क्स बना देंगे। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स बना देंगे। और याद रखो कि आपके कुछ आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे, फील्ड जीन बैंक वगैरह बना देंगे। वो सब क्या है, आपके टेक्सोनोमिक एड्स हैं। क्या है, आपके सारे के सारे टेक्सोनोमिक एड्स हैं, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जहां पे क्लासिफिकेशन करते हैं हम, नोमेनक्लेचर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आप टेक्सोनोमी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN की यहाँ पे स्थापना बताई, पूछी गई है कब हुई थी। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर 1961 में स्थापित किया गया था। जितने भी प्लांट स्पीशीज हैं उनको साइंटिफिक नेम देने के लिए यहाँ पे इसका स्थापना की गई थी, उनको नोमेनक्लेचर नाम संस्करण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, याद रखना है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और 1867 में पेरिस कोड हुआ था, यानी कि जो आपकी फर्स्ट बॉटनिकल कांग्रेस थी, फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस थी, वो आपकी पेरिस में हुई थी 1867 में। उसको क्या बोला गया था, पेरिस कोड यहाँ पे बोला गया था। और जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके द्वारा दिए गए थे, वो आपके कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए थे। एरिस्टोटल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है। और फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, वो आपके एरिस्टोटल ही है। और देखो थियोफ्रेस्टस आपके फादर ऑफ बॉटनी है। तो याद रखो, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर कौन होंगे, कैरोलस लीनियस होंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि ICBN की जो स्थापना थी वो 1961 में हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हुई है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हुई है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। यहाँ पे दो वर्ड हैं, जीनस और स्पीशीज, दो वर्ड हैं। साइंटिफिक नेम में आपके दो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, पहला वर्ड आपका जीनस, आपका दूसरा वर्ड स्पीशीज। दोनों वर्ड आपके लेटिन भाषा के हैं। किस भाषा के हैं, लेटिन भाषा के हैं। और प्रिंटेड ये किस में किए जाते हैं या फिर रिटर्न किस में किए जाते हैं, वो आपके इटैलिक्स भाषा में किए जाते हैं। और हमेशा याद रखो, आपका जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत जो साइंटिफिक नेम होता है वो अंडरलाइंड होता है। ठीक है, दोनों वर्ड लेटिन भाषा के हैं, लेकिन वो प्रिंटेड लिखे किस में जाते हैं, वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, और दोनों आपके अंडरलाइन रहते हैं। जो जीनस वर्ड होता है उसका जो पहला अक्षर है वो देखने को मिल रहा है आपको कैपिटल, तो याद रखना वो पहला अक्षर कैसा है, कैपिटल है। और स्पीशीज है, उसका पहला अक्षर आपको स्मॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो आपका वो स्मॉल होता है, याद रखना है। तो साइंटिफिक नेम्स हैज टू वर्ड्स, इतना स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इटैलिक्स में नहीं है, वो आपका लेटिन भाषा के हैं। किसमें, वो लेटिन भाषा में है। बोथ नेम्स आर प्रिंटेड इन लेटिन, ये आपका इटैलिक्स भाषा में प्रिंटेड है। जीनस नेम इज फर्स्ट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। सेकंड इज स्पीशीज नेम एंड फर्स्ट वर्ड इज आल्सो कैपिटल, वो आपका कैपिटल नहीं है, वो स्मॉल होता है। तो ओनली सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन है आपके, कैरोलस लीनियस है। कौन है आपके, कैरोलस लीनियस है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन जीनस स्पीशीज नेम इज सेम दे आर कॉल्ड एज, जब जीनस और स्पीशीज नेम सेम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे,
तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर जीनस और स्पीशीज का नेम जैसे सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कई बार जो किसी का नेम जो है रैटस होता है, तो यहाँ पे देखो दोनों का जीनस भी नेम सेम है, स्पीशीज का नेम भी सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टॉटोनिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टॉटोनिम बोलेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑटोनिम होता क्या है कि जब स्पीशीज और सब स्पीशीज का नेम जो सेम होगा, जब स्पीशीज और सब स्पीशीज का जो नेम होगा आपका सेम, तो वो आपका जो ऑटोनिम होगा। ठीक है, अब होमोनिम में आपको याद रखना है, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज के लिए, दो डिफरेंट प्लांट्स के लिए वन नेम, ओनली वन नेम, टू डिफरेंट प्लांट्स के लिए ओनली वन नेम अगर होता है, उसको क्या बोलते हैं आप, होमोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोनिम बोलते हैं। तो ऑटोनिम, टोटोनिम और होमोनिम में से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था एचपीटेट वगैरह में, तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर था वो आपको याद रखना है, ये आपको जनरली लैटिन में था, किसमें था, लैटिन में था, और इसके नेम्स को जो रिमेंबर करने में जो काफी डिफिकल्टी थी, इसको जो हटा दिया गया था बाद में, इसके स्थान पर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया था। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको याद रखना है जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज का जो नाम जो छांटा जाता था, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है। ठीक है, याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जब जीनस और स्पीशीज का नेम सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप, टोटोनिम बोलेंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोमेनक्लेचर टाइप इंक्लूड जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज नेम, इनमें से कौन सा जो है आपका नोमेनक्लेचर टाइप है जिसमें आपका जो जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज का नेम जो है डाला जाता है, तो वो है आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपका जो है जीनस और स्पीशीज ही आता है। ठीक है, लास्ट में जो आपका साइंटिस्ट का नेम जो डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपका जीनस भी आता है, स्पीशीज भी आता है और सब स्पीशीज भी आती है, ये आपको याद रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो मैंगो का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा में आपको जाओ एम जो है कैपिटल देखने को मिल रहा है, और इंडिका में जाकर जो आई जो स्मॉल देखने को मिल रहा है। तो मैंगीफेरा आपका जीनस है और ये आपका इंडिका जो स्पीशीज है, इसको याद रखना है। तो ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के तहत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहां पे आपको जो हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।